नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हाल ही में नेपाल में नई सरकार का गठन हुआ है। नाम है इनका बालेन शाह, रैपर है ये पेशे से। और इसी बीच जैसे ही नई सरकार का गठन होता है, यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये है उनकी गिरफ्तारी की न्यूज। और इधर हम देखेंगे वो डॉक्यूमेंट जहां पर इनकी गिरफ्तारी को लेकर के बातचीत कही गई थी। अच्छा, ये अकेले गिरफ्तार नहीं होते हैं, इनके साथ यहाँ पर जो पूर्व गृह मंत्री है रमेश लेखक, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। ये है वो डॉक्यूमेंट जहां पर इनके गिरफ्तारी का वारंट निकला था। अब क्यों गिरफ्तारी हुई, पीछे का क्या कारण है, तो हम सभी जानते हैं भैया, जनजेड प्रोटेस्ट हुआ था। इसी जनजी प्रोटेस्ट के कारण इनको गिरफ्तार किया जाता है। यहाँ पर गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही अभी दोपहर में ये खबर निकली है कि क्योंकि इनकी हिस्ट्री रही है मेडिकल, इन्होंने रीनल ट्रांसप्लांट करवाया था, तो इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगी और इसके बाद इनको अभी वर्तमान समय में हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है। यानी कि जेल में नहीं है, जेल तक पहुँचे थे, उसके बाद इनका मेडिकल रिपोर्ट आया कि भैया दिक्कतें हैं और इसके बाद ये हॉस्पिटल में है अभी। अब देखो, अब ये जो पूरी गिरफ्तारी हुई है वो किन बेसिस पर हुई है, कौन सी जाँच है, कौन सी कमेटी है, किसने यहाँ पर अनुशंसा की, तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो गिरफ्तारी के पहले पीएम बालेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। ठीक है, इस मामले की जांच एक आयोग ने की थी, जिसकी अगुवाई जो है वो पूर्व गौरी बहादुर कार्की ने की है। आयोग ने यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश करी है और इस रिपोर्ट में यहाँ पर सबूत के तौर पर ये दिखाया है कि भाई जब प्रोटेस्ट हो रहे थे तब इन्होंने बहुत ही ज्यादा ढिलाई करी। ये जो जितना भी नेपाल जला है ये इसको रोक सकते थे, लेकिन जानबूझ करके इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। यहाँ पर पीछे मैं आपको दिखाऊंगी कि आयोग की क्या सिफारिशें थी जिसके तहत इनको गिरफ्तारी दी गई है। तो यहाँ पर गौरी बहादुर कार्की आयोग की प्रमुख मांगे थी। पहला कि आयोग ने कहा कि उस समय प्रधानमंत्री जो केपी ओली हैं और जो गृह मंत्री रमेश लेखक हैं और पुलिस प्रमुख हैं, इनके खिलाफ क्रिमिनल जांच होनी चाहिए पहले तो। फिर आरोप है वो लगभग 4 घंटे तक गोलीबारी लगातार होती रही, लेकिन इन्होंने रोकने के लिए समय पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये कंटिन्यू देख रहे थे कि भाई गोलीबारी हो रही है, लोग मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कई बड़े अफसर, गृह सचिव, पुलिस, जांच एजेंसी के अधिकारी भी कार्रवाई की सिफारिश करते हैं। कुछ पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देने और विभागीय कार्रवाई की मांग यहाँ पर की गई है। 9 सितंबर को आगजनी, लूटपाट दोबारा जो गहराई से जांच करने को यहाँ पर कहा गया है। इसी बीच कुछ सीसीटीवी फुटेज है, कुछ मोबाइल डेटा है, कुछ डिजिटल सबूत हैं जो इनके खिलाफ पूरे तौर पर इशारा करते हैं कि नेपाल में ये जो पूरी हिंसा भड़की थी ये इसको शांत करवा सकते थे, इसको रोक सकते थे, लेकिन 4 घंटे तक इन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसकी वजह से नेपाल में ये सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ी, कई सारे लोगों की मौत हुई, कई सारे ऐसे मंत्री वगैरह जिनके घरों को जला दिया गया और उनकी भी डेथ हुई। इससे पहले हम ये पूरा प्रोटेस्ट समझे, इसके पीछे का कारण समझे, हम एक बार बात कर लेते हैं केपी ओली जी के बारे में कि कौन है ये, कहां से इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी और कब जाकर के फाइनली अब इनका ये जो करियर है वो समाप्त हो चुका है। 1952 में पूर्वी नेपाल झापा में इनका जन्म हुआ था। माँ की स्मॉल पॉक्स के कारण पहले ही मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के बाद ही कुछ समय। 1960 से 1970 तो कम्युनिस्ट विचारधारा से इनका काफी जुड़ाव रहा और झापा आंदोलन में सक्रिय हुए। यहाँ से आप कह सकते हो इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। 1990 से 2014 लोकतांत्रिक राजनीति में उभार इनको देखने को मिलता है, काफी ज्यादा चेहरा बनकर के उभर करके आते हैं। 2015 वाज द टाइम, यहां पर ये नोट करना, 2015 पहली बार ये नेपाल के प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब जब ये बने प्रधानमंत्री तो उस समय कुछ ऐसा ही समय देखने को मिला जैसे अभी लास्ट टाइम कुछ ना कुछ अनहोनी हुई। 2016 में इनकी सरकार आंतरिक मतभेद के कारण ही गिर जाती है, लंबे समय तक ये नहीं बन पाते हैं। 2018 से 24 तक फाइनली यहाँ पर ये मजबूत नेतृत्व तो पेश करते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं। 9 सितंबर 2025 को जब जनजट प्रदर्शन होता है तो इनको इस्तीफा देना पड़ता है। अब फाइनली इस्तीफा दे देते हैं। चलिए, ओली की विशाल विरासत की बात करें तो 4 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, काफी लंबा संघर्ष रहा है इनका। समर्थकों में मजबूत नेता और आलोचकों में इनकी विवादित शैली काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और जब ये थे तब इन्होंने अपनी नजदीकी चाइना के साथ काफी ज्यादा बढ़ा करके रखी थी और इनके समय ही इंडिया से नेपाल की दूरियां बढ़ गई थी। बात करते हैं अब ये जो जनजट प्रदर्शन हो रहे थे आखिर हुए क्यों थे, क्या क्या चीजें थी। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर इन्होंने बैन, जब इनके भ्रष्टाचार के वीडियो आने लगे, लोग बातचीत करने लगे, तो इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। लगभग 16 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे जिन पर इन्होंने बैन लगाया। युवाओं का आरोप था कि सरकार ने उनकी आवाज दबाई है और समस्या को एकदम शॉर्ट नहीं किया है। प्रदर्शन में इन्होंने हिंसा बढ़वाई है, कई लोगों की मौतें इन्होंने करवाई है और सरकार पर यह दबाव जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया।
ना आगे आते हैं। तो जब हमने ये जेन जेड प्रोटेस्ट की बात कर ही ली है, तो ये जेन जेड प्रोटेस्ट आखिर क्या होता है ये भी जानेंगे, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में तो जेन जेड प्रोटेस्ट हुए ही हैं, लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहां पर कैसे कैसे जेन जेड प्रोटेस्ट के कारण सत्ता तक गिर गई है उसकी बात करें तो सबसे पहले नाम आता है हमारे बांग्लादेश का। आप सभी को पता हुआ शेख हसीना जी की सरकार यहां पर गिरती है 5 अगस्त कब 2024 को यहाँ पर इनकी सरकार गिर जाती है। क्या कारण रहे थे? तो कारण यही था यहाँ पर कोटे को लेकर के। द बांग्लादेश सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज हेल्ड एनुअली टू फिल 2400 to 3000 जॉब्स, और इसी जॉब्स में इन्होंने काम किया था। क्या किया था कि इन्होंने जून 5 में एक डिसीजन आता है हाई कोर्ट दैट रिनस्टेट्स 30% कोटा फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स इन द गवर्नमेंट जॉब स्पीकिंग पब्लिक आउटरीच। और जैसे ही ये डिसीजन आता है इसके बाद से आप देखोगे 6 तारीख को प्रोटेस्ट शुरू होता है यूनिवर्सिटी में, ढाका स्टैंड स्टेज पर यहाँ पर ब्लॉकेट करते हैं 7 जून को। मिड जून में प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। अगेन जुलाई मेजर प्रोटेस्ट आपको ढाका यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट इंपोजेस कम्युनिकेशन ब्लैकआउट यहाँ पर पूरी तरीके से बंद कर देती है। इसके बाद जुलाई 18 क्लैश होता है, जुलाई 19 वायलेंस बहुत हद तक बढ़ जाता है। अगस्त 3 प्रोटेस्ट इरप्ट्स अगेन डिमांडिंग द जस्टिस फॉर दोज किल्ड एंड इंजर्ड इन दैट प्रोटेस्ट, एंड देन अगस्त 4 over 100 killed in the nationwide protest. Government announces judicial investigation, but public dissatisfaction remain high. And finally is the August 5 when Sheikh Hasina stepped down, and इसके बाद ये उड़ करके कहाँ आ जाती हैं भैया इंडिया। एंड दिस इज द रियल इमेजेस की कैसे शेख हसीना की सरकार यहाँ पर बांग्लादेश में गिरती है और इसके बाद इनको इंडिया भाग करके आना पड़ता है। तो एक ये प्रोटेस्ट रहा, जेन जेड प्रोटेस्ट शुरू हुआ और सरकार गिर गई। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में आप देखोगे और इवन नेपाल के प्रोटेस्ट में आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी? द सिमिलर इज यूएस कि ये जो सारे काम हुए इसके पीछे यूएस था। यहां पर भी आरोप लगाए जा रहे थे कि जो बांग्लादेश है, बिकॉज शेख हसीना ने डायरेक्ट इंडिकेशन दिया था कि देयर इज अ कंट्री जो ये चाहती थी कि हमें सेंट मार्टिना द्वीप दे दिया जाए ताकि हम उसको एक ईसाई द्वीप में तब्दील कर पाए, और वो मैंने देने से मना कर दिया। इसीलिए यूएस ने यहाँ पर पीछे से बैकिंग करके हमारी सरकार को गिरा दिया है। और सेम ये चीज आपको नेपाल के साथ देखने को मिलेगी, जहां पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि नेपाल में भी सेम यही चीजें होती हैं। दिस इज द नेपाल, जो नेपाल यहाँ पर जलना शुरू होता है। ऐसे ही यहाँ पर जेन जेड प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, और इस प्रोटेस्ट में आप देखोगे एक चेहरा जो जेन जेड को बहुत पसंद आया था, दैट इज बालेन शाह। ये नया चेहरा कैसे बने और क्यों जेन जेड ने बहुत ही ज्यादा इनको सपोर्ट किया, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे हम भाई साहब। तो देखो, बालेन शाह टेल्स पीएम ओली टू रेज लिपुलेक इशू ड्यूरिंग द चाइना विजिट। कैसे ये जेन जेड को पसंद आए? तो ये शुरुआत होती है 30 अगस्त 2025 से। 30 अगस्त 2025 द टाइम जब केपी ओली जी थे वो चाइना के विजिट पर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो बालेन शाह है, क्योंकि उस समय बालेन शाह काठमांडू के मेयर थे, तो इन्होंने बोला कि आप लिपुलेक का जो मुद्दा है वो चाइना में जाकर के उठाइएगा। ऑल्दो इसी समय एक और घटना देखने को मिलती है इन 2025। आपको याद होगा हमारी नई संसद भवन का इनॉग्रेशन हुआ था। तो हमारी जब नई संसद भवन का इनॉग्रेशन होता है तो इंडिया जो है वो पूरा एक अखंड भारत का जो इमेज है वो वहां पर शो करती है, वो प्राचीन इमेज वो शो करती है, जिसमें आप देखोगे कि लुम्बिनी, कपिलवस्तु और जो पुराना मगध था वो पूरा रीजन वो दिखा देती है अखंड भारत का, जो कि बहुत एंशियंट था। उन्होंने रियल वाला नहीं दिखाया था, लेकिन इनको ये पसंद नहीं आता है बालेन शाह जी को। बालेन शाह इसका विरोध करते हैं, प्रॉपर ट्वीट करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद ये देखोगे कि अपने यहाँ पर ये एक ग्रेटर नेपाल का नक्शा पेश करते हैं, जिसमें ये दिखाते हैं कि भैया हमारा जो कुछ पार्ट है, जो काला पानी वाला पार्ट हो जाता है और कुछ हमारा और भी जो पार्ट हो जाता है रीजन इंडिया का, वो इनके अंडर में आता है। काठमांडू का कुछ रीजन यहाँ पर बात कही जा रही थी। तो यहाँ पर ये कहते हैं काठमांडू मेयर बालेन शाह कैंसल चाइना विजिट ओवर मैप्रो। और जैसे ही ये मैप का तीखा गर्मी देखने को मिलता है ना इंडिया और नेपाल के बीच में, तो ये चाइना विजिट कैंसिल कर देते हैं, ये चाइना नहीं जाते हैं उस टाइम। अच्छा, ये चाइना नहीं जाते, लेकिन उसी टाइम ये यूएस के एक कहा जाता है, ये जो देखने को मिलता है, एंड दिस वाज द पॉइंट जहां पर ये कहा जाने लगा था कि इनके लिंकेज सीआईए से है, सीआईए इनको बैकिंग कर रहा है, और यूएस ने एक तरीके से अपना फेस बना करके इनको नेपाल में बैठा दिया है। केपी ओली शर्मा की बात करें तो उनका चाइना की तरफ ज्यादा रुख था, इनका बात करें तो भैया ये यूएस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, क्योंकि यूएस से इनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिला है। यूएस एम्बेसडर डीन आर थॉमसन यहाँ पर ट्वीट करते हैं दैट ग्रेट इंट्रोडक्टरी मीटिंग विद मेयर ऑफ काठमांडू शाह बालेन yesterday and I particularly enjoyed
enjoy discussion the way we can work together on the culture preservation. And this was the time जहाँ से कहना शुरू हो जाता है कि भैया CIA इनके सपोर्ट में है और आगे जा करके मे भी इन्हीं की सरकार यहाँ पर बनेगी ना। फाइनली ये तो प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद आप देखोगे जब ये प्रोटेस्ट छिड़ ही रहे थे तो नेपाल में जो मेन रीज़न था ये प्रोटेस्ट होने का, तो सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया था। जो मैंने आपको बताया कि लगभग 26 से ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप्स थे जिनको बंद किया गया। PM ओली रिलीज स्टेटमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, टूल इज साइलेंट डिसेंट। देन इसके बाद जनजेट यहाँ पर स्ट्रीट्स पर उतर आते हैं। ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ पर बुलाई जाती है इनके द्वारा सितंबर 9 को, जो रिक्वेस्ट करते हैं कि जितने भी ब्रदर एंड सिस्टर हैं वो हमारे काम रहे, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम इसको ठीक कर लेंगे। गवर्नमेंट लिफ्ट सोशल मीडिया बैन, और इसके बाद फाइनली इनको झुकना पड़ता है जनजेट के आगे। ये सोशल मीडिया बैन पर जो इन्होंने लगा रखा था ना, उससे ये उस लिफ्ट को सोशल मीडिया जो बैन है उसको हटा देते हैं पूरी तरीके से। प्रोटेस्ट टर्न लेकिन वायलेंट हो चुका था, फाइनली इनको रिजाइन करना पड़ता है एंड मॉब वेंडलिस्ट PM रेजिडेंस, और इसके बाद इनका जो घर था उसको पूरा जो मॉब है मिलकर के एक तरीके से तोड़ फोड़ मचा देता है। नाउ अब जब ये सारी चीजें हुई यहाँ पर, इसके बाद आप देखोगे कि अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। यहाँ पर आपको एक नाम देखने को मिलेगा और इस नाम के साथ इतिहास जुड़ा हुआ है भाई। दिस लेडी इज ग्रेट। इनका नाम है सुशीला कार्की। अगर इनकी बात करें तो इनके पास 3 पहले वाले टैग हैं। पहली महिला चीफ जस्टिस, पहली महिला ये बनती है राष्ट्राध्यक्ष, पहली महिला अंतरिम जो गवर्नमेंट में आती है प्राइम मिनिस्टर, वो तो इनके पास ये 3 टैग हो जाते हैं। इनको बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर, अंतरिम गवर्नमेंट इनकी बनाई जाती है और इनकी अध्यक्षता में ही यहाँ पर आगे के अब जो चुनाव होते हैं उसके लिए ये मीटिंग तैयार करती हैं। और फाइनली इसी टाइम के लिए ये इंतजार भी कर रही थी कि भैया अब हमारे नेक्स्ट जो PM है वो चूज किए जाएंगे। सो आप देखोगे अभी कुछ दिन पहले ही एक मैप का इशू हुआ था, दोबारा से यहाँ पर मैप का एक कंसर्न देखने को मिलता है, बिकॉज नेपाल मैप ऑन अ न्यू 100 बैंक नोट इंक्लूडेड इंडियाज टेरिटरीज लाइक कालापानी, लिपुलेक एंड लिम्पियाधुरा रिपोर्ट। तो जैसे ही वो वाला मुद्दा शांत हुआ नहीं था, वापस से मैप का एक नया मुद्दा आ जाता है एंड दिस वाज द नोट जहां पर आप देखोगे कि हमारा जो रीजन है वो यहाँ पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये वाला एक पूरा क्षेत्र हो जाता है जो इनके अकॉर्डिंग किसका है, नेपाल का हो जाता है। ये नेपाल की बाउंड्री हो जाती है इनके अकॉर्डिंग। इंडिया कहता है नहीं भैया तुम्हारी बाउंड्री ये हो जाती है, ये हमारा रीजन हो जाता है। और इतने पार्ट को लेकर के यहाँ पर बवाल है जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अब जैसे ही इंडिया यहाँ पर देखता है कि भाई ये वाला पूरा बवाल चल रहा है, तो यहाँ पर फाइनली जो इंडिया रिप्लाई करता है, अब जा करके इंडिया थोड़ा लेट रिप्लाई करता है, ये आपको भी पता है। सो यहाँ पर कहा जाता है एनलार्जमेंट ऑफ द टेरिटोरियल क्लेम इज अनटेनेबल गवर्नमेंट सोर्सेज ऑन द नेपाल करेंसी रो। तो यहाँ पर हमारी सरकार कहती है कि जो इस तरीके से क्लेम कर रहे हैं हम नेपाल रीजन को लेकर के बहुत ही ज्यादा गलत है। ANI में भी ये न्यूज निकलती है यहाँ पर, और दिल्ली के जो फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट है KP फारबिन, ये कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट अनफॉर्चुनेट एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अननेसेसरी इफ नेपाल हैड टू conviction that a part of what is India's territory is part of the Nepalese territory, then Nepal should engage with the Indian diplomacy, not just put an update map on its currency। और इस तरीके से विरोध शुरू हो जाता है इंडिया में। और इसके बाद दिल्ली के फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है रोबिंदर सचदेव, ये भी कहते हैं आई सी दिस एज अ लॉजिकल कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट स्टेप इन विच in 2020 they included these territories in their map, and these NPR 100 note is circulating carrying of map of the Nepal। और इस तरीके से इन्होंने बताया कि 2020 में भी इसी तरीके का इन्होंने एक काम किया था और वापस ये सेम काम कर रहे हैं। खैर अब आते हैं यहाँ पर इंडिया की, भैया बातचीत कर लेते हैं इसको लेकर के। और इंडिया यही रिएक्ट करता है कि आप अगर कुछ भी इस तरीके का कार्य करोगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है, हम आपकी इस तरीके की किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि हमारे और आपके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है और इस ट्रीटी में ये जो रीज़न है इसका विवाद बहुत पहले ही सुलझ चुका है। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सगौली। अब इस सगौली की ट्रीटी में आपको पता होगा तो 1950 में ये ट्रीटी हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में। ये एक बायलैटरल पैक्ट था जहां पर रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने, साउथ एशिया के जो नेबर्स हमारे हो जाते हैं दो, उनको शांत करने और पर्टिकुलर अपना जो रीजन है वो डिसाइड करने के लिए सारी चीजें की गई थी। ये मैंने आपके ऑलरेडी एक वीडियो में बता भी दिया है कि ये जो ट्रीटी ऑफ सगौली है ये क्या हो जाती है, किस चीज को लेकर के विवाद है, हर एक डिटेल में हमने यहाँ पर एनालिसिस किया था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी गवर्नमेंट थी, ये जो उतार चढ़ाव पूरे नेपाल में चल रहे थे, जनजेट प्रोटेस्ट शुरू होता है, यहाँ पर एक चाइना का भी एंगल निकल करके आता है। एंड पहले इनको बहुत अच्छे से देख लो, खूबसूरत लग रही होंगी ना,
लग रहा होगा भाई क्या सुंदर सी लेडी है। तो ऐसे ही सुंदरता के जाल में फंस जाते हैं केपी ओली और ये खबर निकल करके आती है, इनका नाम जो है वो यांकी है, पहले तो ये जान लेना। अब यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच में जो सीमा विवाद चल रहा था, जो हमने सांगौली देखा ना, और इसके बाद ये सीमा विवाद चल रहा था, तो यहाँ पर ये बताया जाता है कि चीन ने इस विवाद को भड़काया था और भड़काने के लिए यहाँ पर जो यांगी है इनकी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि ये केपी ओली के संपर्क में आती हैं, ठीक है, उनके मंत्रिमंडल में अपनी जगह बनाती हैं और ये भी कहीं कहीं से खबरें मिलती हैं। एक्चुअली ये जो खबर आई थी ये नेपाल में ही खबर निकली थी, वहां की जो नेशनल मीडिया वो ये बताती है कि यांकी ने हनी ट्रैप किया था केपी ओली को, ठीक है, और ये पुष्टि नहीं है पहले तो इस बात की, लेकिन ये क्लेम किया जाता है कि यांकी चाइनीज लेडी हैं, वो आती हैं रीजन में एक तरीके से फैलाना चाहती हैं कि इंडिया और नेपाल का जो रिलेशन है वो खराब हो, और ये मुद्दा उठा देती हैं यही वाला। और उसके बाद तब से आप देखोगे कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन बहुत ही ज्यादा बुरे हुए जब ओली सरकार आई, और इस बीच यहाँ पर यांकी का सबसे बड़ा रोल था कि ये काम ही यही करने आई थी, लेकिन ये अभी कहीं भी पुष्टि नहीं हुई है कि एक्चुअल में ये यही चीज करने आई थी या नहीं आई थी, लेकिन उनकी जो नेशनल मीडिया है वो यही क्लेम करती है कि हनी ट्रैप किया गया था ओली को, और उसके बाद पूरी तरीके से उनकी सरकार गिराने में भी भारत, क्योंकि इनका तो चाइना वाला फैक्टर हो जाता है और उधर सरकार गिराने के लिए यूएस ने बालन शाह का यूज किया, तो ये वाली चीजें यहां पर चल रही थी। खैर आगे बात करते हैं। भारतीय मीडिया के विरोध के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि जब बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड होने लगा, भारत में ये बात होने लगी कि चाइना का बीच में फैक्टर आया है, चाइना इस तरीके से कार्य कर रहा है, तो इनको फाइनली आना पड़ता है मीडिया में, क्योंकि अभी तक तो ये सुन रहे थे, बाद में फाइनली मीडिया में आते हैं और क्लियर करते हैं कि ये तो मुद्दा है सीमा वाला, ये चाइना से रिलेटेड नहीं है, चाइना का इसमें कोई लेना देना नहीं है, जबकि भड़काया हुआ ये किसके द्वारा था, चाइना के द्वारा भड़काया गया था, जहाँ पर यांकी की भूमिका थी। फिर भी ये कहते हैं कि हमारा और भारत का ये मामला हो जाता है, किसी तीसरे नेशन का इसमें लेना देना नहीं है, और मैं इस बात को खारिज करता हूं कि यहां पर किसी भी तरीके का थर्ड नेशन इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, और ये कहकर के भैया ये साइड हो जाते हैं। फाइनली नेपाल जनरल इलेक्शन हेल्ड होते हैं, डेट निकलती है विच इज द 5th of March, और नई सरकार बनती है बालन शाह की, और हमारे जो पीएम मोदी हैं वो बधाई देते हैं यहां पर। और अब वी आर द अपॉर्चुनिस्ट एज वेल, जैसे हमने देखा कि बांग्लादेश में तारिक रहमान आते हैं, तुरंत अपने संबंधों को बेहतर करने के लिए आ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि जैसे ही बालन शाह यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं, ये शपथ लेते हुए आपको दिखाई देंगे, तो इंडिया तुरंत बधाई देता है, सोचता है कि अभी तक जो हमारे रिलेशन थे अब उनको हम बेटर करने का प्रयास करेंगे। एक बार जरा नजर डाल लेते हैं हम इनके पूरे मंत्रिमंडल पर। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दीज आर द यंग पीपल, लेकिन आप एज देखिए यहाँ पर जो इनका मंत्रिमंडल बना है। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कैबिनेट है ये, वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट कैबिनेट, एंड यू कैन से दैट कि ये जेनजी कैबिनेट हो जाती है। पीएम 36 एज, बाकी आप देखिए 30 एज के भी यहाँ पर लोग शामिल हैं, 33, 34, 30, 29 एज इवन इन दिस क्लब। तो अब आप समझिए कि ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जनजी एक तरीके से पूरी की पूरी कमेटी हो जाती है, जनजी पूरी की पूरी लाइक मेंबर्स हो जाते हैं यहाँ पर। फाइनली नेपाल पीएम बालेन्द्र शाह थैंक्स पीएम मोदी वो टू स्ट्रेंथन टाइज, और इसी बीच पहली बार यहाँ पर जब वो हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर बधाइयाँ देते हैं बालेन्द्र शाह को, तो वो कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम दोनों ही अपने संबंधों को बहुत ही ज़्यादा बेहतर करेंगे। यूँ तो ये कहा जाता है कि जो बालेन्द्र शाह है वो बहुत ही ज़्यादा प्रो नेपाली हैं, विच इज़ गुड, वो अपने जो नेशनल एक तरीके से फेवर है उसको पहले रखते हैं। बट हाँ, भारत के साथ उनका कोई ऐसा युद्ध टाइप की स्थिति नहीं है कि भाई हम संबंधों को बेहतर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिया एंटी इंडियन नहीं है, वो चाहते हैं कि दोनों के जो संबंध हैं वो बेहतर हों। तो फाइनली अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा था दूरियां थी केपी ओली की वजह से, फाइनली शायद वो अब खत्म होंगी, और हमने जैसे बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया, तारिक रहमान जी के साथ अपने संबंधों को बेहतर किया, वैसे ही नेपाल के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होंगे। एंड यू ऑल नो भैया, हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी हो जाती है, जहाँ पर हम अपने नेबर्स के साथ संबंधों को बेहतर रखने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें और इधर चाइना को छोड़ दें, तो हाँ कई हद तक हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध मेंटेन कर भी पाते हैं। हाँ, बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं हर एक नेशन के साथ, लेकिन इंडिया समय समय पर अपनी डिप्लोमेसी पर कामयाब भी रहा है और बेहतर भी सिचुएशन देखने को मिली है। सो अब लेट्स सी कि आगे क्या होगा। क्या हम बांग्लादेश के साथ जैसे अभी हमने संबंधों को नॉर्मल किया, न्यूट्रलाइज किया, या हम नेपाल के साथ भी अपने संबंधों को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, या फिर केपी ओली की तरह ही हमें कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो इस पर आप सभी की क्या राय है जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगेन थैंक यू।